नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत में अब तक कराए गए 6 पाठों में से 3 पाठों का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा पाठ था वह था हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इस पाठ के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो आइए सबसे पहले हम शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 इस उम्र में 87 वर्ष की आयु में उज्जैन में मध्य प्रदेश भारत में ही हुई थी। यानी कि उनका जो जन्म था वो 5 अगस्त 1915 को झगरपुर, उन्नाव जिले, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु थी वह 27 नवंबर 2002 को 87 वर्ष की आयु में उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुई थी। तो आइए बच्चों, उनका कविता संग्रह देख लेते हैं। उनका कविता संग्रह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, विद्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि। तो देखिए बच्चों, ये उनकी कुछ कविता संग्रह हैं जो अभी तक आपने अपनी कक्षा में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो कविता संग्रह हैं उनके बारे में आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आइए बच्चों, कविता का सारांश देख लेते हैं। देखिए, इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के मनोदशा की बात की है कि पक्षी जो हैं वो कैद होकर नहीं रहना चाहते। उन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्रिय है। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम इसका सारांश जान लेते हैं क्योंकि इस पाठ का हम रिवीजन कर रहे हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं, यानी कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। इसीलिए पिंजरे में बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है। यानी कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, चाहे हमें सोने के पिंजरे में ही क्यों ना बंद कर दिया जाए, लेकिन वह हमारे लिए क्या है, उसका महत्व हमारे लिए है ही नहीं। हम नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। तो पक्षी किस प्रकार का जल पीना पसंद करते हैं? बहता जल पीना पसंद करते हैं, वही उन्हें प्रिय है। पिंजरे के अंदर न तो हमारी भूख मिटेगी और न ही प्यास। हमें आजाद रहकर नीम की कड़वी नींबूरी खाना अधिक पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितने भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी की मैदा खाने से अच्छी है। सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बनकर ही रह गया है। पक्षियों की इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे,
और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। पक्षी उड़ते उड़ते आकाश की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। आजादी पाने के लिए पक्षी अपने प्राण त्यागने तक को तैयार हैं। अंत में पक्षी मनुष्य से विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा ठिकाना भी तोड़ दो, लेकिन जब हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो तुम हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो। वह अपनी मनोदशा बता रहे हैं व्यक्तियों को कि हमें ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो तुम हमें क्यों कैद कर कर रखते हो, हमें उड़ने दो। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। तो इस पाठ में क्या है बच्चों, इस पाठ में जो है क्या किया है, पक्षियों ने अपनी मनोदशा बताई है कि आप हमारे जो है उड़ने में व्यवधान में विघ्न मत डालिए। तो इस पाठ से जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह कौन कौन से बनते हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं। तो इस पाठ से जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह ये बनते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियां खाना ही पसंद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा बच्चों, इसमें से सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारा कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे दो क्वेश्चन थे जो इस पार्ट में से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है भाव स्पष्ट, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका आंसर भी जान लेते हैं बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्षितिज का अर्थ है जहां धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की इच्छा रखते हैं। वह क्या चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी मिले, जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में जो है, इस पाठ में कवि ने पक्षियों की मनोदशा का वर्णन किया है कि उनकी मनोदशा कैसी है, वो क्या चाहते हैं। वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वे पूर्ण रूप से उड़ना चाहते हैं, और जिसके लिए वह अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। तो आगे देख लेते हैं बच्चों हम। अगला चैप्टर है हमारा दादी माँ। तो अगला चैप्टर है बच्चों हमारा दादी माँ। इस पाठ में क्या बताया है बच्चों, इस पाठ में दादी माँ के बारे में बताया है। किसकी दादी माँ के बारे में? लेखक की दादी माँ के बारे में बताया है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह।
डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 2008 में हो गई। यह क्या थे बच्चों? यह एक साहित्यकार भी रहे हैं और यह एक अध्यापक भी रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है, जैसे नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्नू, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शेलूश आदि। तो ये क्या है बच्चों? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए बच्चों इस पाठ में हम देख लेते हैं कि लेखक ने अपने इस पाठ में क्या बताया है। तो देखिए बच्चों, लेखक ने इस पाठ में जो बताया है वह अपनी दादी के बारे में बताया है। दादी के बारे में वह वो बता रहे हैं कि उनकी दादी का स्वभाव कैसा था, है ना, और उन्हें अपनी दादी की याद आती है। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने पर वह बीमार हो गए थे और उस दौरान उनकी दादी ने उनकी कितनी सेवा की थी। उन्हें गांव-गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे तथा वे गांव में किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति उसकी देखभाल करती थी। उसके भोजन, दवाई, साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद भी वे ठीक तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी की उन्हें बड़ी याद आती है। उनके भाई की शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत अधिक था तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति में होना पसंद करती थी। रामी की चाची का कर्जा माफ करने वाला वृत्तांत उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। यहाँ लेखक ने बताया कि भले ही वे मुख की कड़वी थी, पर उनका हृदय बहुत विशाल था। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार महिलाओं का कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें डांट से बचा लेती है। उनकी छाया में खड़े होकर सदा लेखक को अभिदान मिल जाता है। तीसरे प्रसंग में दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एकांकीपन का सुंदर चित्रण है। इस प्रसंग में लेखक ने बताया है कि दादाजी की मृत्यु को हो जाने पर दादी माँ अपना दुख सदैव सबसे छुपा लेती थी। वह किसी को भी दुखी न होने देती। इस प्रसंग में उनकी सहनशीलता का उत्तम वर्णन है। अंतिम प्रसंग में लेखक अपनी दादी का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी परिवार पर कर्ज चढ़ जाने पर लेखक के पिताजी को दादाजी का दिया हुआ कंगन दे देती हैं ताकि उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट टल जाए। अंत में लेखक अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं, जिनमें सेवा, संरक्षण, परोपकारिता व सरलता अत्यधिक है। इन्हीं के कारण मुंह से कड़वी होने के बाद भी वे दूसरों के मनों को जीतने में हमेशा सफल रहे हैं। तो देखिए बच्चों,
ये हमने आपको किसके बारे में पढ़ाया? ये हमने आपको इस कवि पाठ के बारे में पढ़ाया, दादी माँ के। और इस पाठ से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं वह हम देख लेते हैं। तो इस पाठ से जो सर्वप्रथम प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार से हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी बातों की याद आती है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठती हैं। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों इसमें से कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है बच्चों, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला था। किसने कर डाला था? लेखक के भाई और पिताजी ने। दादा के श्राद्ध में भी दादी जी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति जो थी वो व्यय कर दी थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारा इसमें, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ के मुंह से भले ही कड़वे बोल सुनने को मिले थे, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय वे क्या रहती थी? तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उन्हें नगद रुपए भी दादी ने ही दिए थे। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन थे जो हमारे इस पाठ में से बन रहे थे। और इस पाठ में हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि किसके बारे में बात की गई है। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के बारे में बात की है, क्योंकि उन्हें अपनी दादी की याद बहुत ही सता रही है। तो अगला चैप्टर भी हम देख लेते हैं बच्चों। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 3, हिमालय की बेटियां। तो देखिए बच्चों, हिमालय की बेटियां, इसके लेखक हैं नागा अर्जुन जी। नागा अर्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागा अर्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सर्जन किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है बच्चों, जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। तो आइए बच्चों, इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने ये पाठ आपको पहले पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम इसका सारांश आपको करा रहे हैं। इस पाठ का आपको रिवीजन करा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, अर्थात लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है। लेखक जब हिमालय की यात्रा पर जाता है तो वहां से निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। लेखक कहता है कि जब वे इन नदियों को मैदानी भागों में देखता है तो यह नदियाँ बहुत ही शांत और गंभीर
किसी शिष्ट महिला की भांति दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पहाड़ों पर इनका अलग ही रूप दिखाई देता है। यह नदियां दुबली पतली हैं और उछलती कूदती व हंसती रहती हैं। लेखक इनकी बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लेखक सोचता है कि ये नदियां हिमालय जैसे पिता को छोड़कर कहाँ भागी जा रही हैं। इनका पिता हिमालय इनके लिए कितना परेशान होता होगा, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं बता पाता। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह जो महान नदियां हैं, यह भी अन्य नदियों की भांति हिमालय की बेटियां ही हैं और यह अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर महानदियों का रूप धारण किया है और फिर यह नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेखक कहता है कि सिर्फ मैदानों की नदियों को देखने वाले लोग यह समझ नहीं सकते यह नदियां हिमालय की गोद में कैसे खिलती होंगी। लेखक को नदियों का यह रूप बहुत ही लुभावना लगता है और वह बिना किसी झिझक के समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर बना देता है। और इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है? नदियों को बेटी, प्रेयसी व बहन के नाम से संबोधित भी किया है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो इस पाठ से जो पहला प्रश्न बनता है हमारा, वह यह बनता है कि दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगती हैं। दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगती हैं लेखक को? तो इसका आंसर है, दूर से देखने पर नदियाँ संभ्रांत महिला की तरह गंभीर, शांत व अपने आप में खोई हुई लगती हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, नदियों की धाराओं में डुबकी लगाते हुए लेखक को कैसा लगता था? इसका आंसर है हमारा कि नदियों की धाराओं में डुबकी लगाते हुए लेखक को माँ, दादी, मौसी व मामी की गोद जैसा ममत्व लगता था। तीसरा प्रश्न है हमारा, हिमालय के कंधे पर चढ़ना पंक्ति का आशय बताओ। तो इस पंक्ति का आशय है हिमालय की ऊंचाइयों पर जाना। चौथा प्रश्न जो बनता है हमारा, वह यह बनता है कि बुढ़ा कौन है? नटखट बेटियां किसे कहा गया है? तो बूढ़ा हिमालय पर्वत है। नटखट बेटियां नदियों को कहा गया है। पांचवा प्रश्न बनता है हमारा, काका कालेकर ने नदियों को किन किन रूपों में माना है? तो काका कालेकर ने नदियों को प्रेयसी, बेटी व बहन के रूप में माना है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस वीडियो में आपको इन तीनों पाठों का रिवीजन करा दिया है। तो अब आप सभी बच्चों को क्या करना है, इन पाठों को और 2 बार अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से यह याद हो जाए, सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। अगली वीडियो में हम इससे आगे के 3 भागों का आपको रिवीजन कराएंगे। बच्चों धन्यवाद।